में भी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं हम लोग उसे देखते जाएंगे कि प्रेमचंद का जो समय के बाद जो था वो कैसी कहानियाँ रही थी। तो यहाँ से शुरू करते हैं। प्रेमचंदोत्तर कहानी हिंदी का ऐसा पहला आंदोलन है जिसमें पहली बार पश्चिमी विचारधाराओं का सीधा प्रभाव पड़ा। इस रूप में प्रेमचंदोत्तर कहानी युग हिंदी कहानी को विश्व के बौद्धिक फलक के साथ जोड़ने वाला पहला साहित्यिक युग है। प्रगतिवाद, प्रेरक आंदोलन में प्रगतिवाद। आधुनिक हिंदी साहित्य पर जिन पश्चिमी विचार दर्शनों का प्रभाव पड़ा, प्रगतिवाद उनमें महत्वपूर्ण है। ऐतिहासिक दृष्टि से जिस प्रकार आदर्श उन्मुख यथार्थवाद प्रेमचंद के कथा साहित्य में विकसित हो रहा था, उसमें काफ़ी अंश उस बौद्धिक जागरूकता का था जो रूस की क्रांति के बाद से समस्त बौद्धिक जनों के मानसिक स्तरों को आंदोलित कर रहा था। प्रगतिवाद सामाजिक यथार्थवाद के नाम पर चलाया गया वह साहित्यिक आंदोलन है जिसमें जीवन और यथार्थ के वस्तु सत्य को उत्तर छायावाद काल में प्रश्रय मिला, जिसने सर्वप्रथम यथार्थवाद की ओर समस्त साहित्यिक चेतना को अग्रसर होने की प्रेरणा दी। प्रगतिवाद का उद्देश्य था साहित्य में उस सामाजिक यथार्थवाद को प्रतिष्ठित करना जो छायावाद के पतन उन्मुख काल की विकृतियों को नष्ट कर एक नए साहित्य और नए मानव की स्थापना करे और इस सामाजिक सत्य को उसके विभिन्न स्तरों को साहित्य में प्रतिपादित होने का अवसर प्रदान करे। वर्ग संघर्ष की साम्यवादी विचारधारा और उस नए नए हीरो की कल्पना इस साहित्य का उद्देश्य था। इसकी मूल प्रेरणा मार्क्सवाद से विकसित हुई थी। इसका उद्देश्य और लक्ष्य जनवादी शक्तियों को संगठित करके मार्क्सवाद और भौतिक यथार्थवाद के आधार पर निर्मित मूल्यों को प्रतिष्ठित करना था। उसकी आत्मा साम्यवाद में थी। दृष्टि रूस के साहित्यिक इतिहास की ओर थी। प्रेरणा राजनीतिक मंतव्यों द्वारा अनुशासित थी और कल्पना सर्वहारा सत्ताशाही से अनुप्राणित थी। इसकी खोज उस नए मानव की थी जो समस्त पतनशील प्रवृत्तियों के विरोध में उपयुक्त स्थापनाओं को विकसित करके एक सर्वहारा शासन सत्ता को उभरने का मौका दे। हिंदी कविता के क्षेत्र में जिस प्रकार दिनकर, सुभद्रा कुमारी चौहान, शिवमंगल सिंह, सुमन, केंद्रनाथ अग्रवाल, गिरिजा कुमार माथुर, नागार्जुन, मुक्तिबोध, भवानी प्रसाद मिश्र, शमशेर अचल, नरेंद्र शर्मा और रामविलास शर्मा मुख्य हैं, उसी प्रकार कहानी के क्षेत्र में यशपाल, भगवती चरण वर्मा, उपेंद्र नाथ, राज्ञ राघव, सोनरेखा, अमृत राय कहानीकारों में सहज लिया जा सकता। प्रगतिवाद ने विशेष प्रकार की राजनीतिक विचारधारा से जुड़ा हुआ होने के बावजूद कलाकारों साहित्यकारों के बीच एक सम्मानजनक जगह हासिल की। हिंदी कविता के क्षेत्र में इस आंदोलन की जगह प्रयोगवाद ने ली। कथा साहित्य में प्रेमचंदोत्तर युग के बाद अनेक कथा आंदोलनों का जन्म हुआ, जिसमें नई कहानी, सचेत कहानी, अकहानी से लेकर प्रयोगवाद को अपनाने की ललक हिंदी साहित्यकारों में आज भी उसी तीव्रता के साथ दिखाई देती है। मनोविश्लेषणवाद अपने प्रमुख और प्रारंभिक रूप में मानसिक और स्नायिक रोगों की चिकित्सा की विशेष विधि है, जिसके आधार पर मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का संगठन हुआ। इसके जन्मदाता सिगमंड फ्रायड थे और उन्होंने इसका उपयोग चिकित्सा शास्त्र में ही किया। कला और साहित्य पर उनके विचार का प्रभाव काफ़ी पड़ा है। फ्रायड के सिद्धांतों को यौनवाद भी कहा जाता है। उनके अनुसार कला और धर्म दोनों का उद्भव अचेतन मानस की संचित प्रेरणाओं और इच्छाओं में ही होता है। इस काम शक्ति के उन्नयन के फलस्वरूप कलाकार सृजन करता है। उनके अनुसार मानसिक जीवन में यथार्थ और सुखेच्छा के बीच जो संघर्ष होता है उसका समाधान कलाकार के द्वारा करता है।
फ्रायड के काल विषयक सिद्धांतों ने कला के आलोचकों को एक विश्वव्यापी दृष्टि प्रदान की और उनके मनोवैज्ञानिक सिद्धांत ने संसार भर के आधुनिक कथा साहित्य को बहुत प्रेरणा दी है। फ्रायड के बाद इन सिद्धांतों को उसके शिष्यों, विशेष रूप से यूंग और अलेंडर ने आगे बढ़ाया। अहम की स्थापन की इच्छा और जीवन के यथार्थ का विरोध ही मानसिक जीवन का मुख्य समस्या है। यूंग ने भी मनोविश्लेषण के सिद्धांतों में कुछ सुधार करके अपना जो मत दिया, उसने भी संसार भर के आधुनिक साहित्य को प्रभावित किया। उसने लिबिडो शब्द का अधिक विस्तृत अर्थ लिया, जिसमें फ्रायड की कामवृत्ति और एडलर की आत्मस्थापना प्रवृत्ति दोनों ही शामिल है। मनोविश्लेषण का सिद्धांत विचार जगत में न्यूटन, कोपरनिकस, आइंस्टीन और मार्क्स के सिद्धांतों की तरह क्रांतिकारी सिद्ध हुआ। साहित्य और कलाओं पर इसका व्यापक प्रभाव पड़ा। नैतिकता और उसके प्रतिमानों पर इस सिद्धांत का नया प्रकाश डाला और स्वच्छंद विचारकों की नई पीढ़ी को जन्म दिया है। एक आंदोलन के रूप में तो नहीं, एक दृष्टि के रूप में मनोविश्लेषण ने आधुनिक साहित्य से जुड़े हर विधा के रचनाकारों को आकर्षित किया है। कहानीकार को तो विशेष रूप से। इसका कारण यह है कि कहानी मानव मन के अंदर घुसकर ही अपना संसार रचती है। कहानी की संरचना उसके चरित्रों द्वारा ही की जाती है और चरित्रों का द्वंद्व उनके मन के ऊहापोह द्वारा। कथा साहित्य एक प्रकार से समाज और व्यक्ति के बीच चलने वाला संवाद है। इसलिए मनोविश्लेषण की कहानी की रचना प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रेमचंद्रोत्तर कहानियों में उक्त दो प्रमुख आंदोलनों के अतिरिक्त भारतीय भाषाओं के साहित्य का भी प्रभाव, विशेष रूप से बंगला साहित्यकारों रविन्द्रनाथ टैगोर और शरत चंद्र का। यह प्रभाव कथ्य के स्तर पर ही नहीं, शिल्प और भाषा के विन्यास के स्तर पर भी पड़ा। कालखंड की दृष्टि से हिंदी कहानी का यह युग भले ही बहुत छोटा हो, लेकिन कहानी के आधारभूत चरित्र और उससे की जाने वाली पाठक की अपेक्षाओं को देखते हुए यह युग हिंदी कहानी को महत्वपूर्ण व्यक्तित्व प्रदान करता है। इसकी उपलब्धियों को देखते हुए इस पर अकादमिक जगत में बहुत कम लिखा गया है। संभव है कि भविष्य में इस और विद्वानों का ध्यान आकर्षित होगा। प्रमुख कहानीकारों के बारे में लिखा गया है, जैसे जैनेन्द्र हैं, अज्ञ हैं, इसके अलावा यशपाल, तो जैनेन्द्र कुमार जो हैं की आरंभिक कहानियों का संग्रह फांसी 1929 में प्रकाशित हुआ। उनकी आरंभिक कहानियाँ थी फांसी, गदर के बाद जय संधि और रानी महामाया। रानी महामाया आदि के माध्यम से उनकी रचना प्रक्रिया और रचनात्मक सरोकार के साथ ही उनके युग की साहित्यिक चिंताओं को भी समझा जा सकता है। प्रेमचंद के बाद अपनी अलग पहचान बनाने वाले कहानीकारों में जैनेन्द्र का उल्लेख सबसे पहले किया जाता है। इसका कारण है ये कहानियाँ उनके आसपास के जीवन और परिचित यथार्थ के बीच से सीधे उठाकर नहीं लिखी गई हैं। कहानियों में सामाजिक यथार्थ के साथ ही अपने समय और शाश्वत समय के बीच का संवाद एहसास होता है। ये कहानियाँ छोटे छोटे वाक्य और सामान्य बोलचाल, किसी भाषा में गहन मानवीय संदर्भों को उठाती है और कहानियाँ अपनी समाप्ति के साथ ही मानव जीवन के किसी अप्रत्याशित सत्य को उद्घाटित कर देती है। उन्होंने बहुत सामान्य शब्दावली और वाक्य विन्यास के होते हुए भी ये कहानियाँ जैनेन्द्र की अपनी पहचान बन गई, जिनका अनुकरण संभव नहीं।
कुछ भी असाधारण न होते हुए भी असाधारणता का एहसास प्रदान करने वाली जैनेंद्र की कहानियाँ केवल भाषा और शिल्प के स्तर पर ही नहीं, कथ्य के स्तर पर भी उतनी ही अलग है। एक सामान्य और परिचित प्रसंग उनके यहाँ विशिष्ट और असाधारण बन जाता है। उनकी कहानियों के केंद्र में भी उनके समय की हाशिए में खड़ी स्त्री, मगर उस स्त्री का संकट और द्वैत प्रेम के प्रसंग में भावना या दायित्व का नहीं, स्त्री के निजी अस्तित्व का है। और यह प्रवृत्ति उनके सभी महत्वपूर्ण कहानीकारों में देखने को मिलती है। इस अंतर को उसने कहा था कि सूबेदारनी और लहना सिंह, आकाशदीप के चंपा और बुद्धगुप्त एवं फांसी के समरेश और जुलेखा के संबंधों के द्वंद्व के माध्यम से समझा जा सकता है। यह धारणा भी गलत है कि जैनेंद्र की कहानियाँ विचारों को उद्वेलित करने वाली, उनमें सामाजिक यथार्थ का द्वंद्व नहीं दिखाई देता। उनकी पहली कहानी स्पर्धा का उदाहरण दिया जा सकता है। आगे का वास्तविक नाम था सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, किंतु उन्होंने कहानियाँ आगे के नाम से लिखी है। प्रमुख कवि और विचारक हैं, लेकिन साहित्य की विधाओं पर समान रूप से लिखा। हिंदी में प्रयोगवादी कविता के जनक माने जाते हैं और इस प्रकार 7 कवियों में चुनी हुई कविताओं के अलग अलग 4 संकलन तार सप्तक से संपादित किए गए। कथा साहित्य के क्षेत्र में बहुत कम लिखा, लेकिन जो भी लिखा उसने नई परंपरा का सूत्रपात किया। उनके पहला उपन्यास एक जीवनी गोदान के बाद हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास माना जाता है। प्रत्येक विधा में विषय वस्तु के अनुरूप भाषा और शिल्प का चयन ही नहीं, कलात्मक सृष्टि के निर्माण में उनकी कोई सानी नहीं है। उनके आगे का पहला कहानी संग्रह विपथगा 1937 में प्रकाशित हुआ, जिसके बारे में टिप्पणी करते हुए बनारसी दास चतुर्वेदी ने लिखा, अपनी प्रत्येक कहानी में वह विद्यमान है और एक युवक के रूप में जिसमें उत्साह है, दृढ़ता है, आदर्श के लिए मर मिटने की चाह है, जो हथेली पर जान रखकर उस पर प्रयोग करने में आनंद लेता है, पर जिसमें विवेक का अभाव है, जो बेजान बूढ़े आदमियों को मैसर होता है, उस हिसाबीपन की कमी है जिस पर दुनियावी आदमी अभिमान किए करता है। फूक फूक कर कदम रखने की उस प्रवृत्ति का नामो निशान नहीं है, जो हाथ पैर बचाकर मुंजी को तरकाने वाले आदमी में पाई जाती है। आगे की कहानियों पर व्यक्त की गई यह प्रतिक्रिया आज भले ही अनर्गल अनुभव होती है, टिप्पणी उस वक्त के शुद्धतावादी आलोचकों के एक पक्षीय सोच को उद्घाटित करती है। जैनेंद्र की तरह आगे को भी व्यक्तिवादी कथाकार के रूप में देखा जाता है। उन पर भावुक आदर्शवादी होने के आरोप लगते हैं, लेकिन उनके द्वारा क्रांति के समर्थन में लिखी गई कहानियों की संख्या भी कम नहीं है। आलोचक उन पर आरोप लगाते हुए आगे ने स्वयं लिखा है, उस पर समय के क्रांतिकारी आदर्शवादी थे, आदर्शवादी होते थे और आदर्शवादी होना गौरव की बात समझते थे। अगर उस काल के आदर्शवादी में एक रोमानी भोलापन भी झलकता है तो यह वास्तविकता की स्थिति का ही प्रतिबिंब है। आतंकवादी आंदोलन में एक रोमानी भोलापन था और उनमें से कोई भी रोमानियत या भोलेपन के आरोप पर लज्जित न होता। वे भी जिन्होंने अनंत रोमानियत विरोधी मोहभंग की मुद्राएं अपनाई। जिजीवसा, चिड़ियाघर, पहाड़ी जीवन, अलिखित कहानी, खितानी बाबू ऐसी कहानियां हैं। सांकेतिक और प्रभाव सघनता की दृष्टि से गैंग्रीन, हिलोबोन की बत्तखें हैं। ये सब कहानियां जो हैं भारतीय भाषा के साहित्य को खोज पाना संभव नहीं है। दूसरे और सांप, धीरज, अमूर्त प्रविष्ट कहानियाँ एक भिन्न मौलिक रंग से सरोवर है। यशपाल कहानियों का पहला संग्रह पिंजरे की उड़ान 1932 में प्रकाशित हुआ। इसमें सन 34 से 38 के बीच जेल में लिखी गई कहानियाँ संकलित थी। यशपाल के लगभग 16 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें मध्य वर्ग
की छोटी छोटी समस्याओं को बेहद संवेदनशील अंदाज में प्रस्तुत किया। वे अपने व्यक्तिगत जीवन में भी क्रांतिकारी रहे थे और स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। वे विचारों से घोषित समाजवादी थे और गांधी के मार्ग के विरोधी, मगर यह बात आश्चर्यजनक लगती कि उनकी कहानियों में कहीं भी उनकी राजनीतिक विचारधारा के प्रति कोई आग्रह या पूर्वाग्रह दिखाई नहीं देता। मध्य वर्ग की असंगतियों, कमजोरियों, विरोधाभास, रूढ़ियों और आदि पर इतना प्रबल काशाघात करने वाला कोई दूसरा कहानीकार हिंदी में कम ही देखने को मिलता। मध्य वर्ग अपनी रूढ़ियों में जकड़ा हुआ कितना दयनीय हो जाता है, इसका अच्छा उदाहरण उनकी कहानी चार आने की झूठी और कृत्रिम प्रतिष्ठा के बोझ को ढोते ढोते वह वर्ग अपने दयनीय और विवशता में उजागर हो उठा है। गवाही और सोमा का साहस में समाज के गालिच, नकाब और कृत्रिमता की तस्वीर खींची गई है। यशपाल की कहानी संग्रह की भूमिका में ऐसे सूत्र पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है जिनसे कहानी रचना के उनके उद्देश्यों के साथ ही उनकी रचनाई प्रक्रिया पर भी प्रकाश डालता है। अपनी साहित्यिक दृष्टि को स्पष्ट करते हुए एक अन्य कहानी संग्रह तर्क का तूफान की भूमिका लिखते, कर्म की शक्ति का स्रोत मेरी तर्क की अथवा विचार की शक्ति है। मैं मनुष्य समाज का एक औसत प्राणी हूँ। अपने परख में मैं मानव समाज के इस गुण को पहचान सकता हूँ और इस परिणाम पर पहुँचा हूँ कि समाज की संचालित शक्ति उसके विचारों की गति में होती है और इसीलिए क्रांति के पूर्व तर्क का तूफान आता है और यह कहिए क्रांति के बादल तर्क के तूफान पर ही चढ़कर आते हैं। यशपाल कला के शुद्धतावादी सिद्धांत का खंडन करते हैं और कला की सामाजिकता का पक्ष लेते हैं। कहानी का प्रयोजन वे केवल नैतिक मान्यताओं की घोषणा करना नहीं मानते, रसोद्रेक द्वारा नैतिकता और मानवता का ग्राह्य बनाना मानते हैं। वे न तो सौंदर्य और नैतिकता की परंपरागत परिभाषा का आंख मूंद कर खंडन करते हैं, न स्वीकार। मानव मन के यथार्थ को समझने और उसके अन्य लोगों की सहायता करने के प्रसंग में यदि उसकी सार्थकता समझते हैं तब वे समर्थन करते दिखाई देते हैं। यशपाल के पहले के दौर की कहानियाँ निहायती मामूली बात पर हल्की सी चुटकी ली गई है। यशपाल के दूसरे दौर की कहानियों में उनकी विवादास्पद कहानियाँ भी सम्मिलित हैं। इन कहानियों में वे जीवन के सहज और स्वाभाविक विकास को कुंठित करने वाली हर चीज़ से संघर्ष करते हैं। फूलों की क्रूरता और आतिथ्य, तुमने क्यों कहा कि मैं सुंदर हूँ आदि कहानियाँ इस प्रकार की। अगले दौर की कहानियों में यशपाल पौराणिक संदर्भों की ओर मुड़ते दिखाई देते, जिस पर उनके कई प्रशंसकों ने आश्चर्य प्रकट किया। किंतु इन कहानियों में यशपाल का उद्देश्य अतीत का गुणगान नहीं, अतीत के संदर्भों से वर्तमान के अंतर्विरोधों को उजागर करना है। यशपाल 300 से अधिक कहानियाँ लिखी। संख्या इतनी अधिक होते हुए भी वे न तो कहानी कला के मानदंडों को शिथिल करती और न मनुष्य के प्रति लेखक की वचनबद्धता को कमजोर करती दिखाई देती है। पढ़ते हैं नई कहानी और साठोत्तरी कहानी।